नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हमारी ऑनलाइन क्लास का पहला वीडियो उत्तराखंड हिस्ट्री का है और उत्तराखंड का इतिहास मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाली है और वो आप रीड करना, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो उत्तराखंड का इतिहास हम प्राचीन काल से शुरू करते हैं सीधा, और उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इतिहास क्या होता है? इतिहास जो भी घटनाएं घट चुकी है वही इतिहास है। ठीक, उनका यदि हम क्रमबद्ध अध्ययन करें तो वही इतिहास है। ठीक, आपने यहाँ पे सीधा देखना है कि उत्तराखंड के इतिहास को कितने भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल आपके नोट्स में स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, जो पीडीएफ भेजी है उसमें अच्छे से दिखेगा आपको, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है, 3 भाग होते हैं, तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। ठीक, ये 3 भाग होते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक, अब ये 3 भागों को आपने पढ़ना है। इसमें सबसे पहला जो आप पार्ट पढ़ोगे वो प्रागैतिहासिक काल पढ़ोगे। ठीक, प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे? देखो, जब सिंधु घाटी सभ्यता थी उसे पहले आदि मानव वाला, कुल मिला के ये मानो आदि मानव वाला जो जीवन था वो प्रागैतिहासिक काल वाला था। ठीक है, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल वाला जो जीवन था वो था हमारा, उसके भी वो जो हमारा आदि ऐतिहासिक काल वाला भाग था वो, उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक आता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता वाला और एक आता है हमारा वैदिक सभ्यता वाला। ठीक है, और फिर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल तो आपको पता ही है, जो हमारा बाद का, जहाँ से हमारा हर्यक वंश शुरू होता है। ठीक, वो ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल हमारा कुल मिला के आदि मानव। ठीक, आदि मानव का मतलब ये पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो इन्होंने इतिहास की ऐसी कोई सामग्री नहीं छोड़ी, ठीक, जिससे हमें अनुमान लग सके, जिससे हम पूरा आइडिया लगा सकें इतिहास का। तो इन्होंने ऐसी कोई सामग्री नहीं छोड़ी क्योंकि पढ़ते लिखते नहीं थे। अब ये कोई किताब लिख के जाते हमारे लिए कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अपनी जीवनी लिखते तो अलग बात है, लेकिन आज हम जीवनी लिखते हैं तो हम ऐतिहासिक काल वाले हैं। ठीक है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल उसे कहेंगे जिसका लिखित में कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। लिखित कुछ नहीं होगा, हमें हड्डियाँ ढूंढनी पड़ेंगी, हमें अवशेष ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, ये पेन है, कल को ये आदि प्रागैतिहासिक काल का अवशेष बनेगा, ना कि ऐतिहासिक काल का। ठीक है, मतलब एक प्रकार का प्रागैतिहासिक काल का अवशेष टाइप का बनेगा। अगर खोदेंगे तो फिर वो अवशेष, क्योंकि इसका लिखित में वर्णन नहीं है इसमें कुछ। ठीक, अगला है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं। मतलब इसका प्रागैतिहासिक काल का लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा आपको, उसकी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, जो ढूंढी हैं विद्वानों ने, जो ढूंढी हैं उनके आधार पर। ठीक, उनको प्रागैतिहासिक काल में रख दिया, उनका कार्बन डेटिंग किया, उनकी उम्र निकाली, प्रागैतिहासिक काल में रख दिया। ठीक, यानी कि जो जिनके बारे में लिखा नहीं गया। आद्य ऐतिहासिक काल में हमारा यार नंबर 1 सिंधु घाटी सभ्यता, और नंबर 2 पार्ट आता है हमारा वैदिक सभ्यता। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आपको पता ही है, आलमगीरपुर था, मेरठ। तो उत्तराखंड तक तो सिंधु घाटी सभ्यता का कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुआ अभी तक। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो आलमगीरपुर माने मेरठ, तो मेरठ तक ही आए हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता वालों के अवशेष अभी मेरठ तक ही प्राप्त हुए हैं, तो उत्तराखंड में तो प्राप्त नहीं हुए हैं। और उसके बाद आता है वैदिक काल। वैदिक काल मतलब वेदों का काल है ये आद्य ऐतिहासिक। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको आद्य ऐतिहासिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके 2 पार्ट है, एक सिंधु घाटी सभ्यता है, एक वैदिक काल है। आद्य ऐतिहासिक माने आधा इतिहास लिखा हुआ है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका इतिहास लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जो वैदिक काल है उसका इतिहास लिखा हुआ है। तो इसीलिए आद्य ऐतिहासिक, आधा, ये आधा हो गया, ये इतिहास लिखा नहीं है, ये इतिहास लिखा है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ये हो गया ऐतिहासिक काल, जिसका कि पूरा का पूरा विवरण क्या होता है? लिखित विवरण होता है। ठीक, जैसे कि आज शिव प्रसाद डबराल ने किताबें लिखी हैं, सब ऐतिहासिक काल का है। ठीक, जिसका लिखित में विवरण मिलता है, जिस काल का, आज के काल का पूरा विवरण लिखित में मिलता है। कोई सरकार कोई काम करती है उसका भी लिखित विवरण होता है, कोई इतिहासकार कुछ काम करता है तो उसका भी लिखित में विवरण होता है। ठीक, अब देखते हैं, तो ये 3 है। इनमें सबसे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल देखना है। प्रागैतिहासिक काल में आप क्या देखोगे कि जो हमारे अवशेष हैं उन्हीं को तो देखेंगे ना हम सबसे पहले, फिर आद्य ऐतिहासिक काल देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता हमारे उसमें है नहीं, वैदिक सभ्यता देखेंगे। ठीक है, और फिर ऐतिहासिक काल देखेंगे। ऐतिहासिक काल में आप चंद वंश पढ़ोगे, कतूरी वंश पढ़ोगे, सब चीज़ें पढ़ोगे आगे। ठीक, तो चलो अब देखते हैं इसमें सबसे पहले जो आपका सबसे पहले है, इसके आगे 3 भाग के आगे राज्य में बहुत सारे ऐसे हमें प्रागैतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि पहले से यहाँ पे मानव रहता था, मानव का निवास यहाँ पे बहुत पुराना था।
ठीक है, बहुत सारे अवशेष मिले हैं आज से ही। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल का मानव तो रहता ही नहीं है, हमारे पास इसके भी अवशेष हैं, ठीक, जो ये बताता है कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ मानव रहता था। और प्राचीन काल में के बारे में जानकारी देने के लिए और भी चीज़ें होती हैं हमारे पास, जैसे लोक गाथाएँ होती हैं, हमारी जागर आगर होती है, ठीक है, किसी की भी जागर लगा सकते हैं, तो वो भी प्राचीन काल की जानकारी देता है हमें, ठीक। और ये जागर जो गाए जाते हैं पहाड़ी एरिया में, ठीक। और उत्तराखंड का जो इतिहास है मेनली 2 चरणों में बांटते हैं उसको, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पे कोई अवशेष नहीं है, सीधा प्राचीन करते हैं, एक आधुनिक करते हैं, बस खत्म, ठीक। यानी कि एक प्रागैतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल, ठीक। तो 2 भागों में कर देते हैं एक अन्य विवरण के अनुसार, ठीक है। मेन विवरण जो हिस्ट्री है वो 3 भागों में होगा, ठीक। अगला है फिर उसके बाद क्या है कि जो सबसे पहला युग था वो पाषाण वाला, ये आपको पता ही है, पाषाण काल हो गया, ये बीच वाला काल हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल हो गया, ठीक है। और एक विद्वान थे डॉक्टर मदन जोशी, उन्होंने जो हमारा इतिहास है, मानव इतिहास है, तो उसके 3 चरण बताए हैं, ठीक। एक कहा उन्होंने निम्न, एक कहा मध्य और एक कहा उच्च, ठीक है। तो मानव इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा, तो इसका क्वेश्चन बनता है, तो ये मदन मोहन जोशी है, ठीक है। निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण, ठीक है। यानी पाषाण जो मानव इतिहास है, और मानव इतिहास का मतलब सबसे प्राचीन चरण जो है वो पाषाण काल है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है डॉक्टर मदन मोहन जोशी ने, ठीक है। मतलब सबसे पहले जो हमारे प्रागैतिहासिक काल है, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखो, प्रागैतिहासिक काल में हो गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल, ठीक है। निम्न का पूरा में मतलब कि लोग जो है जंगली बन के रहते थे, मचान बनाकर भी नहीं रहते थे, पेड़ों में, गुफाओं में रहते थे, ठीक है। और उसके बाद मध्य पाषाण काल में लोग जो है पेड़ों में मचान बना के रहने लगे, क्योंकि यहाँ जानवरों का खतरा होता था, यहाँ फिर मचान बना के रहने लगे पेड़ों में। फिर निम्न पाषाण काल में क्या करने लगे थे, घर बना के रहने लगे थे, झोपड़ियाँ बना के रहने लगे थे, ठीक है। फिर उसके बाद ये घर बना के रहने लगे थे। आगे जो नवपाषाण काल है, पाषाण काल तक तो ये विकसित हो गए थे, उसके बाद फिर हमारा सिंधु घाटी सभ्यता आ जाता है, ठीक है। तो मदन चंद ने पूरा पाषाण काल को जो सबसे पाषाण युग है हमारा, ये प्रागैतिहासिक काल, इसको 3 भागों में बांटा है, पूरा, मध्य और निम्न, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। उसके बाद है कि कुछ पॉइंट लिखे होंगे, ये पॉइंट आप लोग खुद क्लियर कर लें, इनको समझ लें कि यशोधर मठपाल हुआ करते थे, के पी नौटियाल हुआ करते थे, तो इन लोगों ने कई जगह पर उत्खनन किया और कई चीज़ें इनको प्रागैतिहासिक काल की प्राप्त हुई हैं। जैसे रामगंगा घाटी में यशोधर जो मठपाल हैं उनका घर था, ये नौला गाँव है अल्मोड़ा में, तो वहाँ पर इन्होंने उत्खनन का काम किया है कई जगहों पे, ठीक है। और उसके बाद के पी नौटियाल हो गए, ये लोग क्या करते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, उत्खनन का काम करते हैं और कई सामग्रियाँ प्राप्त करते हैं, उनके बारे में फिर बुक लिखते हैं कि हमें ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। अब है स्रोत, उत्तराखंड का इतिहास जानने के आपके क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, ठीक। स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, नंबर 1 हमारे पास आता है साहित्यिक स्रोत, और नंबर 2 आता है हमारे पास पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। देखो, स्रोत 2 प्रकार के होंगे, कोई भी चीज़ होगी, या तो आपको मैं कहूँ कि एक आपको बुक मिली, एक आपको ये पेन मिला, ठीक है। पेन जो है पुरातात्विक स्रोत होगा। जैसे आपको कहीं पे घड़ा मिल गया, तो घड़ा कैसा स्रोत है आप बताओगे, तो कहोगे यार घड़ा तो जो है, मुझे घड़ा मिला है तो ये तो इसमें के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये पुरातात्विक स्रोत होगा, ठीक है। अगर एक बुक मिल गई, कोई अखबार का पन्ना मिल गया, ठीक है, कोई पेज आपको मिल गया ऐसा लिखा हुआ, कहीं पे कोई कपड़े में लिखा हुआ मिला, तो एक साहित्यिक स्रोत कहेंगे उसे। कहीं पर भी जो लिखा हुआ मिला वो साहित्यिक स्रोत, और जो अन्य सामग्रियाँ हैं जैसे कलश वलश मिलते हैं या फिर चूड़ियाँ मिलती हैं, वो पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है। उसके बाद आता है हेडिंग, हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में आप सबसे पहले देखेंगे कि सीधा सबसे पहले जब साहित्य लिखा गया तो वैदिक काल में ही लिखा गया, और सबसे पहला साहित्य था ऋग्वेद, ठीक है। तो इनमें भी हम साहित्यिक स्रोत में भी देखेंगे 2 प्रकार के होते हैं हमारे साहित्यिक स्रोत, एक धार्मिक ग्रंथ होंगे और एक अधार्मिक ग्रंथ होंगे। पहले हम धार्मिक ही पढ़ते हैं, ठीक है। धार्मिक ग्रंथ किसे कहते हैं, जो किसी धर्म से रिलेटेड होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में वेद पुराण ये हो गए, ये धार्मिक ग्रंथ है। और अधार्मिक कैसे हुए, जैसे कि हर्षवर्धन के बारे में किताब लिखी है, या फिर मोदी के बारे में किताब लिखी है, राहुल गांधी के बारे में किताब लिखी है, या अन्य जो ये हुए, ये सब अधार्मिक ग्रंथ हो गए, जो धर्म से रिलेटेड नहीं हैं, ठीक है, जिनका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो धार्मिक ग्रंथ में उत्तराखंड का सबसे पहला वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है, ये आपको पता ही है, ठीक है। ऋग्वेद पहली पुस्तक और उसी में उत्तराखंड का वर्णन मिलता है, ठीक। और क्योंकि ऋग्वेद की रचना ही उत्तराखंड में हुई है, ठीक।
और फिर ऋग्वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, तो ब्राह्मण ग्रंथों में भी उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। और क्या कहा गया इसको, उत्तर कुरु, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, ये भी याद रखना। ब्राह्मण ग्रंथ का एक पार्ट है ऐत्रेय ब्राह्मण, और जिसमें उत्तराखंड क्षेत्र को उत्तर का कुरु कहा गया, उत्तर कुरु कहा गया, ठीक है। स्कंद पुराण में, पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। और पुराणों में ब्रह्मपुर, खसदेश, उत्तरखंड कहा गया है, ठीक है। ब्रह्मपुर, खसदेश या उत्तरखंड कहा गया है उत्तराखंड को, ये उत्तराखंड के नाम हैं, प्राचीन नाम है, ठीक। और स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड तथा कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है, ठीक है। और स्कंद पुराण के जो केदारखंड है और मानसखंड को संयुक्त रूप से क्या कहा गया है, खसदेश कहा गया है। जैसे मैं उत्तराखंड का नक्शा बनाऊं तो प्राचीन काल में ये नक्शा एक छोटा सा केवल फॉर्मेट बना रहा हूँ, इधर को गढ़वाल हो गया, इधर को कुमाऊं हो गया, ठीक है। तो गढ़वाल को स्कंद पुराण में क्या कहा गया, केदारखंड कहा गया है, और ये कुमाऊं वाले एरिया को क्या कहा गया, मानसखंड कहा गया। अब कहोगे स्कंद पुराण में, मतलब स्कंद पुराण एक किताब है, उसमें एक चैप्टर होगा आपको केदारखंड का चैप्टर मिलेगा, ठीक है, और एक चैप्टर मिलेगा आपको मानसखंड का। केदारखंड का जो चैप्टर है स्कंद पुराण में वो पूरा गढ़वाल के बारे में है, और मानसखंड का जो चैप्टर है वो कुमाऊं के बारे में है, ठीक है। और ये जो टोटल है इसको कहा गया है खस देश। ये पूरा उत्तराखंड, केदारखंड और मानसखंड अगर हम इसको मिला दें तो हम ये टोटल उत्तराखंड को क्या कहेंगे, उस समय खस देश कहेंगे, ठीक है। खस देश कहा गया संयुक्त रूप से। अगर आपसे पूछा जाए कि केदारखंड और मानसखंड को क्या कहा गया तो ये खस देश हो गया, ठीक। अगला है कि स्कंद पुराण में हिमालय क्षेत्र को भी 5 भागों में बांटा गया है। हिमालयी क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड भी आता है, आपको पता ही है, ठीक है। एक नेपाल हो गया, अलग हो गया। मानसखंड, केदारखंड 2 ये हमारे उत्तराखंड में हो गए। जालंधर पंजाब में हो गया, और कश्मीर तो कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया। तो यानी कि टोटल जो हमारा हिमालय है, हिमालय को स्कंद पुराण में 5 भागों में बांटा, ठीक है। एक कश्मीर से अगर हम चलें तो पंजाब, कश्मीर, और फिर उसके बाद हमारा केदारखंड, मानसखंड और नेपाल तक, ठीक है। तो ये 5 भाग स्कंद पुराण में हिमालय के हैं। जो हिमालय है हमारा उत्तर में, ठीक, उसको 5 भागों में बांटा गया है। हिमालय को मैं दिखा देता हूँ आपको एक मैप के द्वारा। ये हमारा भारत का, मैं एक नक्शा जैसा बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं बनाता हूँ। ये हो गया हमारा, यहाँ से उत्तरी एरिया में हमारा जो है हिमालय है, ठीक। तो इधर को पंजाब हिमालय हो गया, इधर को कश्मीर हिमालय हो गया, यहाँ पे उत्तराखंड में 2 हिमालय हो गए, इधर को नेपाल हिमालय हो गया, ठीक। बाकी दक्षिण में तो हिमालय है भी नहीं। उसके बाद है स्कंद पुराण में वर्णित क्या है कि जो नंदा पर्वत है वो गढ़वाल और कुमाऊं को विभाजित करता है, ठीक। तो आपने देखा होगा कि जो ये बीच वाला जहाँ पे गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा अलग होती है, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सा पर्वत है तो वो नंदा पर्वत है, ठीक है। नंदा देवी जो पर्वत है वो गढ़वाल और कुमाऊं के बीच सीमा बनाता है, ठीक। जो पुराण हैं, पुराणों में कुमाऊं को कूर्मांचल कहा गया है। क्या कहा गया पुराण में कुमाऊं को, कूर्मांचल, ठीक। पुराणों में कुमाऊं को, केवल उत्तराखंड को नहीं, कुमाऊं को, ठीक है। और बौद्ध धर्म में भी उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है, ठीक। हिमवंत कहा गया बौद्ध ग्रंथों में कि हिम का सागर है ये, हिम के लिए जाना जाता है, ठीक। अगला है महाभारत में गढ़वाल को स्वर्गभूमि, बद्रिकाश्रम, तपोभूमि कहा गया है। महाभारत के आदि पर्व में उत्तर कुरु तथा दक्षिण 2 देशों का स्पष्ट वर्णन मिलता है, ठीक है। महाभारत का एक पर्व है, देखो पर्व क्या होते हैं, महाभारत के 18 पर्व हैं, ठीक। पार्ट है, मतलब जैसे हमारे फिजिक्स की बुक होती है तो, या फिर जियोग्राफी की मान लो, एक पार्ट वर्ल्ड जियोग्राफी होता है, एक इंडियन जियोग्राफी होता है, एक एस्ट्रोनॉमी होता है ना। तो वैसे ही महाभारत के भी 18 पार्ट हैं। उनमें एक पार्ट का नाम है, जैसे हम इंडियन जियोग्राफी कहें तो एक पार्ट का नाम है आदि पर्व, ठीक है। पर्व कहते हैं, महाभारत के पार्ट को कहते हैं पर्व, ठीक है। और एक पर्व है आदि पर्व। तो आदि महाभारत का जो आदि पर्व है उसमें, ठीक है, उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु 2 स्पष्ट देशों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो उत्तर कुरु हम किसको कहा गया, हमारे उत्तराखंड, आपको पता ही है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के नीचे वाला जो एरिया हो गया दक्षिण कुरु हो गया, ठीक। दक्षिण कुरु, उत्तर कुरु हमारा उत्तराखंड हो गया, ठीक। अगला है केदारखंड में, केदारखंड के अंतर्गत माया क्षेत्र से हिमालय तक का क्षेत्र आता था, और मानसखंड के अंतर्गत नंदा देवी से कालागिरी तक का क्षेत्र आता था, ठीक है। तो ये केदारखंड है, यहाँ से लेके ये हरिद्वार जहाँ पे है, माया क्षेत्र हरिद्वार का प्राचीन नाम है, ठीक है। यहाँ से लेके ये नंदा देवी का पर्वत हो गया बीच में यहाँ तक, और फिर नंदा देवी पर्वत से इधर को ये काकागिरी पर्वत हो गया, या नदी हो गई काली नदी, ये वाला जो एरिया है पूर्व में, मतलब, ठीक है। ये हो गया हमारा मानसखंड, ठीक। उसके बाद, और इन दोनों को अलग कौन करता है, नंदा देवी पर्वत अलग करता है, ये तुम्हें पता ही है। कौशिक की एक ब्राह्मण है,
ठीक है। कौशिकी ब्राह्मण एक ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसा अभी ऐत्रेय ब्राह्मण था वैसे ही कौशिकी ब्राह्मण उसका पार्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि वाग्देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम था। ये पॉइंट हैं, ये आपने याद रखने। वाग्देवी एक देवी मानी जाती है, उनका निवास स्थान कहाँ है? बद्रिकाश्रम। ठीक। और जो श्री व्यास जी हैं उन्होंने बद्रिकाश्रम में ही षष्ठी लक्ष्य संहिता एक बुक लिखी थी, वो बद्रिकाश्रम में ही उनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। अगला है किरातु ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था, इसका उल्लेख हमें केदारखंड में मिलता है। ठीक। और जिस स्थान पर यह हुआ था उसे बिल्लो केदार के नाम से जानते हैं। बिल्लो केदार अलकनंदा के बाएं तट पर स्थित है, जिसे शिवप्रयाग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। बिल्लो केदार आप कहोगे कहाँ है, तो ये पौड़ी जिले में पड़ता है, शिवप्रयाग पौड़ी जिले में। ठीक। किसी ने एक अन्य जिलों में भी दिया होगा, लेकिन ये मेनली पौड़ी जिले में है। ठीक। अब बात करते हैं अधार्मिक ग्रंथ। ये हो गए हमारे धार्मिक ग्रंथ। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें क्या उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। ठीक। अब बात करते हैं अधार्मिक ग्रंथ की। देखो अधार्मिक ग्रंथ भी ऐसी हैं जिनमें जैसे पाणिनि ने कोई किताब लिखी है वो अधार्मिक है, जिसका हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो अधार्मिक हो गई। ठीक। अब ऋग्वेद पुराण उराण इनसे हमारा लेना देना है धर्म का। ठीक। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी कालिदास कृत रघुवंशम मेघदूतम कुमार संभव बाण भट्टकृत हर्षचरित। ठीक है। ये आपने याद रखना है, हर्षचरित किसने लिखा है, रघुवंशम किसने लिखा है, मेघदूतम किसने लिखा है, अष्टाध्यायी किसने लिखा है। ठीक है। और राजशेखर कृत काव्य मीमांसा। ठीक है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखा है। इनसे हमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। ठीक है। ये बहुत सारी बुकें हैं, इनसे हमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है, अधार्मिक बुकें हैं ये। ठीक। और कलहण की जो राजतरंगिनी है वो कश्मीर के इतिहास के बारे में आपको पता ही है। तो कश्मीर का एक राजा हुआ करता था ललितादित्य मुक्तापीठ, जिसने गढ़वाल पर आक्रमण करके गढ़वाल को जीता था। ठीक है। तो उसका वर्णन हमें राजतरंगिनी से मिलता है, कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ का वर्णन। ठीक। और जो उत्तराखंड में जो लोक गाथाएँ हैं जैसे जागर है, ये इन सब चीज़ों से भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे कुमाऊँ में जागर लगती है, गढ़वाल में भड़ौ गाते हैं, पवाड़े गाते हैं। ठीक है। तो उससे भी हमें जानकारी मिलती है, पवाड़े से, जो गढ़वाल में पवार वंश के पवाड़े चलते हैं उनसे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, क्योंकि उनमें जो गायक होता है वो इतिहास ही सुनाता है। ठीक है। और मुस्लिम ग्रंथों से भी उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। मुस्लिम जो बीच में आक्रांता आए थे उन्होंने उत्तराखंड में राज किया, लेकिन उनके पास जो है जब वो राज करने की सोचते थे, राज तो नहीं कर पाए वो, लेकिन राज करने की जब सोचते थे मुस्लिम, हालांकि उनके जैसे रुद्रचंद हैं या ये हैं, इन्होंने अधीनता भी स्वीकार की थी मुस्लिम राजाओं की, लेकिन राजा यही रहे हमारे यहाँ के। तो जो मुस्लिम आक्रांता आए तो उनके साथ कुछ राइटर भी होते थे, वो राइटरों ने भी उत्तराखंड के बारे में लिखा है। ठीक है। और जिनमें कि मुस्लिम ग्रंथ जहांगीर नामा है उसमें भी वर्णन मिलता है कि श्याम शाह नामक एक राजा था है वो गया था, आगे आएगा इसका वर्णन। ठीक। और तारीख़ बदायूनी में भी उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। ठीक। हुएनसांग ने अपना यात्रा वृत्तांत, हुएनसांग एक विदेशी यात्री था, चीनी यात्री था। ठीक। उत्तराखंड आया था तो उसने भी अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है शीयू की, जिसमें कि उत्तराखंड के लिए उसने पोली ही मोपुलो शब्द का प्रयोग किया है। और पोली ही मोपुलो का अर्थ चाइनीज भाषा में क्या निकलेगा? ब्रह्मपुर निकलेगा। ब्रह्मपुर माने उत्तराखंड। ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि हुएनसांग ने उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया तो पोली ही मोपुलो, जिसका अर्थ क्या होता है? ब्रह्मपुर। क्या पता ब्रह्मपुर आ जाए। ठीक। और उसने हरिद्वार को कहा था मोयुलो, अर्थात माया नगरी या मयूर नगरी, जिसकी माप उसने कितनी बताई थी? 20 ली बताई थी। ठीक है। वहीं अपनी पुस्तक में गोबिशाण नामक स्थान का भी वर्णन किया था, और इसकी पुष्टि अलेक्जेंडर कनिंगम ने काशीपुर के रूप में की थी। यानी हमारे काशीपुर को क्या कहते थे? गोबिशाण कहते थे। ठीक है। और किसने कहा है? ये हुएनसांग ने ही कहा। अगला है जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित ग्रंथ गुरुपादुक में अनेक शासक। और तो हस्तलिखित ग्रंथ गुरुपादुक कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भी जोशीमठ से प्राप्त हुआ है, जो हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी देता है। पांडुकेश्वर से ताम्रपत्र, पांडुकेश्वर कहाँ है? चमोली में, और यहाँ से भी ताम्रपत्र मिले हैं जो कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है। और चीनी यात्री जो हुएनसांग है उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में केवल ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। यानी पोली ही मोपुलो का है, जिसका अर्थ ब्रह्मपुर होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये आप ब्रह्मपुर भी कह सकते हो, पोली मोपुलो भी कह सकते हो, जो ऑप्शन में आ जाए वो। ठीक है। अगला है फिर है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत की बात कल करते हैं, आज इसमें इतना ही काफ़ी है। ठीक है। फिर कल मिलते हैं। नमस्कार।